और बच्चों कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं? आज आपका आगे का अनुच्छेद कंप्लीट कराएं। 1 से 35 तक मैं तुम लोग को पढ़ाया था, आज 36 से 78 तक कंप्लीट कराएंगे, ठीक है? और जितनी समस्याएं आती हैं तो समाधान भी साथ लेकर आती हैं। कुछ कोरोना की वजह से कुछ माहौल ठीक नहीं चल रहा है, थोड़ा बच बचा के रहिए, घर में रहिए आप लोग, ज़्यादा दिन नहीं। 10 तारीख तक कुछ पीक है इसके, 5 से 10 मई तक इसका पीक है, इसको बचा कर रखिए बच्चों, उसके बाद फिर अच्छे होंगे। साखे रहे, एक लाइन सुन लेना, साखे रहे तो फूल भी पत्ते भी आएंगे। साखे रहे तो फूल भी और पत्ते भी आएंगे, ये दिन बुरे हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे, ठीक है? और एक कहानी सुनाते हैं फिर पढ़ाते हैं, ठीक है? एक व्यक्ति थे, वो वीकेंड में गांव जाने वाले थे, तो बड़ा खुश थे, अपने गाड़ी में सवार हुए और गांव के लिए निकले। शाम को छुट्टी ली और कहें कि अब गांव जा रहे हैं, 2-3 दिन की छुट्टी है, आराम से घर पर मौज करेंगे। तो अपने गाड़ी में बैठे और पूरा कम्प्लीटली कोई चीज़ तैयारी, सब नाश्ता वास्ता खाने वाने का जो भी व्यवस्था है सब गाड़ी में कंप्लीट करके आराम से सफ़र के लिए निकल जाए। आगे गए तो कुछ देर बाद बड़ा तेज आंधी चलने लगा, तो जो गांव के लिए जो मेन हाईवे जाती थी उस हाईवे पे पेड़ टूट के गिर गया। अब वो घर कैसे जाएं? तब बड़ा उदास हो गए, डिस्टर्ब हो गए, कहें आज ही ये समस्याएं आनी थी। आज मैंने छुट्टी लेकर 2-3 दिन की छुट्टी, वीकेंड की छुट्टी लेकर गांव जाने के लिए प्रोग्राम बनाया कि थोड़ा मौज मस्ती करेंगे, लेकिन भगवान ने ऐसा कर दिया कि अब आंधी तूफान कर दिया कि रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। अब हम क्या करें? अभी बड़ा वो चिंतित थी, सोच रहे थे, तब तक एक आदमी उधर से गुजर रहा था। उनसे पूछे कि क्या करें, तो उसने बताया कि आगे थोड़ा सा पीछे जाकर एक गांव से कच्चा रास्ता जाता है, उस रास्ते को पकड़कर एक नदी को पार करते हुए फिर आगे जाएंगे तो फिर ये मेन हाईवे में मिल जाएगा। तो उनको कुछ राहत हुआ, कहें चलो समस्या के साथ समाधान भी मिला। फिर वो गाड़ी को बैक करके फिर पीछे निकले और कच्चे रास्ते से गाँव एक होते हुए मेन हाईवे के लिए जब जा रहे थे तो रास्ते में एक पुलिया पड़ता है, पुल के पास गए और जैसे पुल के बीच में गए वहीं पे गाड़ी पंचर हो गई। अब हो गई दिक्कत। अब आए फिर निकले तो फिर वो अफसोस करने लगे कि ऐसे जगह ये क्या कहता है डिस्टर्ब हुआ है, ना कोई यहाँ मैकेनिक मिलेगा ना कुछ मिलेगा। तो संजोग से स्टेपनी रखे हुए थे, स्टेपनी निकाले, गाड़ी को उठाया, 4 नट होते हैं उसमें, चारों को खोला, चारों को खोल करके नट किनारे किया, पहिया निकाल कर अब दूसरा जा रहे थे लगाने के लिए। तब तक फिर खूब तेज आंधी चली और आंधी चलने के बाद से इतनी तेज आंधी चली कि जो नट उट रखे थे उन्होंने वो सब बहकर नीचे नदी में चला गया। अब वो और डिस्टर्ब हो गए, कहें कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, आज मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं अपने घर जाऊंगा और आज मेरी किस्मत ख़राब है। वो बड़ा परेशान हो, कहा इसका क्या सोल्यूशन? तब तक उधर से एक चरवाहा आ रहा था। चरवाहा ने जाकर पूछा कि भैया क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो कहे तुमको क्या बताएं? कह रहे हैं यहाँ कोई मैकेनिक वनिक भी नहीं है, बताइए। तो कह रहे हैं क्या बताएं प्रॉब्लम? टायर मेरा पंचर हो गया और मैं बदलने के लिए जैसे उसको लगाने की सोचा, तब तक ये सारे नट निकाल के मैंने यहाँ पर रखा हुआ था, आंधी इतनी तेज चली कि वो सब नीचे जो पुलिया पर थे ही नीचे जाकर नदी में गिर गए। तो चरवाहा ने कहा तो क्या हो गया, समस्याओं के साथ समाधान भी होता है, और जो 3 पहिए लगे हुए हैं सब में से 4-4 नट होते हैं, एक एक नट निकाल कर इसमें लगा दीजिए, इसके भी समाधान निकल जाएंगे। तब वो कहें हाँ। तो इसका मतलब क्या होता है, फिर उन्होंने तीनों में से पहियों में से एक एक नट निकाला और इसमें भी 3 लगाकर उसको कंप्लीट किया, फिर वो निकल गए। उसी तरह ज़िंदगी में भी कुछ समय आते हैं, जैसे इस समय तुम लोग का है पीक पढ़ाई, जैसे पीक कोरोना का है तो पढ़ाई के लिए तुम लोग को बड़ा पीक चल रहा था, घबराने की जरूरत नहीं है, 10-15 दिन में भी सब सही हो जाएंगे, फिर से पढ़ाई तुम लोग की फिर स्टार्ट हो जाएगी। तो समस्या आती है तो कुछ समाधान लेकर भी आती हैं, तो जो कुछ समय बचे हैं तब तक ये सब चीज़ें पढ़ा रहे हैं, इसको अच्छे से पढ़ो, वर्क दे रहे हैं उसको कंप्लीट करो, ठीक है? और अपना अपने परिवार का ख्याल रखो। चलो पढ़ाते हैं, थोड़ा ध्यान से देना। और नीति नियम सिद्धांत तो देखो नॉर्मली मैं मुझे तुम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं डीप जिसे तुम लोग को आज जानना चाहिए, ठीक है? तो हम लोग अनुच्छेद 1 से 35 तक पढ़ लिए थे। अनुच्छेद 1 से 35 में अनुच्छेद 1 से 4 तक हम लोग ने पढ़ा था। फिर क्या कहता है 5 से 11 नागरिकता पढ़ा था, और फिर ये क्या कहता है तुम्हारा 12 से 35 मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार हमने पढ़ा था, ठीक है? अब हम आगे पढ़ेंगे भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। यह भाग 4 जो है हमारा, भाग 1, 2, 3 पढ़ लिए थे। भाग 4 जो हमारा है वो नीति निर्देश सिद्धांत है, जो आयरलैंड से लिया गया। नीति सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है? तो अनुच्छेद 36 से 51 है। तो अनुच्छेद 36
इसमें राज्य को परिभाषित किया गया। क्या किया गया है? राज्य को परिभाषित किया गया। जैसे मौलिक अधिकार पढ़े थे अनुच्छेद 12, उसमें भी राज्य को परिभाषित किया गया है। सेम उसी तरह नीति निर्णय सिद्धांत में अनुच्छेद 36 क्या है? राज्य को परिभाषित किया गया है। उदाहरण के तौर पर अनुच्छेद 12 की तरह बताया तुम लोग। अनुच्छेद 37 इसमें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 37 बताता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? जैसे मौलिक अधिकार हमारा लागू होता है, यह लागू नहीं होता, क्योंकि देखो क्या करा है, नीति निर्देश सिद्धांत, ये निर्देश दिया जा रहा है और वो अधिकार है। ठीक है ना? तो इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, परंतु विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। और अगर भविष्य में हम विधि का निर्माण करते हैं यानी कानून बनाते हैं, तो उसमें इस तत्व का इसका प्रयोग करने का क्या करा है, इसका प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य हो गया। उदाहरण के तौर पर तुमको बता सकते हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 जो राज्य की नीति निर्णय सिद्धांत में आता था, अब उसको निकाल कर उसको क्या कहता है, कानून जब बनाया गया तो उसको 21 का मौलिक अधिकार में ले लिया गया था। ठीक है ना? तो अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषित करता है और 37 इसमें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाए, नीति सिद्धांत को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा, यह अनुच्छेद 37 करता है। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य का परिभाषा तुम लोग को अनुच्छेद 12 में बताया मैंने। ठीक है ना? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सभी को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक लाभ मिल सके। तो बड़ा अच्छा चीज है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लाभ मिल सके। एक एग्जाम था वो IAS 2004 का था, जिसमें पूछा था कि किस अनुच्छेद में नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 क ख ग, ये लूशन में तुम लोग दिया हुआ है। क हम बताते हैं सामान्य कार्य का समान वेतन, ख बताते हैं सार्वजनिक धन का सर्वोत्तम हित हो सके, ग धन का समान विवरण। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चीज़ें चेंज हैं जिसको अच्छे से आप लोग को पढ़ना है। जैसे अनुच्छेद 39 क ख ग घ अंग, 4-5 चीज़ है। अनुच्छेद 39 फर्स्ट भी कर सकते हो, अनुच्छेद 39 ए भी कर सकते हो। तो क राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करे। समान रूप से स्त्री पुरुष, ठीक है ना? राज्य जो है वो प्रत्येक स्त्री पुरुष को समान रूप से जीविका चलाने का साधन उपलब्ध करे, समान रूप से दोनों को जीविका चलाने का साधन उपलब्ध करेगा। ठीक है? अनुच्छेद 39 ख क्या कहता है? राज्य देश के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। तो सार्वजनिक हित हो सके, इसका मतलब क्या कर रहा है? राज्य देश के भौतिक संसाधनों या स्वामित्व और नियंत्रण में ऐसी व्यवस्था करेगा, नियंत्रण में ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। जैसे कह सकते हो धन का संकेंद्रण, मतलब कोई भी व्यक्ति धन को इकट्ठा नहीं कर सकता है, उसको सार्वजनिक, कोई भी व्यक्ति कोई भी क्या करता है, भौतिक संसाधन या स्वामित्व जो है वो धन का एकत्रित नहीं कर सकता है, धन को सार्वजनिक हित के लिए उसको प्रयोग करना पड़ेगा। इसीलिए तुम देखते होगे बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने धन से कुछ फंड निकालकर इधर उधर चैरिटी फंड में इधर उधर दान करते रहते हैं। अनुच्छेद 39 भ संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण ना हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि पहुंचे। यानी कोई भी संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण, यानी इस प्रकार बंटवारा ना हो कि सार्वजनिक हित किसी प्रकार की हानि पहुंचे। ठीक है? इसको कह सकते हो उत्पाद का संकेंद्रण। संकेंद्रण मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी किसी का जैसे नहीं होता है, उत्पाद का संकेंद्रण मतलब हो सकता है जैसे तुम लोग देखते हो कि कभी कभी दाल महंगा हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, दाल को इकट्ठा कर लेते हैं, तो संकेंद्रण ना करना। ठीक है ना? तो आप अपने हिसाब से तैयार करोगे। 39 का क्या कहता है? प्रत्येक स्त्री पुरुष के समान रूप से जीविका के समान साधन उपलब्ध कराना समान रूप से। ख क्या कहता है? भौतिक संसाधनों और स्वामित्व नियंत्रण ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक लोगों को हित हो सके। और ग कहता है कि जो संपत्ति या उत्पादन है उस साधनों का ऐसा केंद्रीकरण यानी ऐसा बंटवारा करिए जिससे सार्वजनिक हित सभी प्रकार किसी को हानि ना पहुंचे। और जो घ है वही है सामान्य कार्य का समान वेतन। ठीक है ना? तो सामान्य कार्य का समान वेतन अनुच्छेद 39 घ में राज्य प्रत्येक नागरिक चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, राज्य प्रत्येक नागरिक चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, सभी को सामान्य कार्य का समान वेतन का प्रावधान है। पहले क्या होता था, तुम देखते होगे कहीं किसी जॉब में उसी पुरुष को उसी महिला को किसी को अधिक मिलता है किसी को कम मिलता है, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत कानून द्वारा लागू नहीं होता है।
ठीक है ना, न्यायालय में लागू नहीं होता है। इसीलिए कई जगह ऐसा होता है कि महिलाओं को थोड़ा सा कम सैलरी मिलता है, पुरुषों को थोड़ा ज़्यादा मिलता है, लेकिन सरकारी कर्मचारी या सरकारी विभागों में जाकर देखो तो लगभग दोनों लोगों को समान मिलता है। तो घ क्या करा, सामान्य कार्य का समान वेतन। अंग क्या करा है, राज्य श्रमिक और बच्चों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराए। राज्य श्रमिक, श्रमिक मतलब मजदूर, राज्य श्रमिक और बच्चों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा बच्चों का टीकाकरण, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों का टीकाकरण। तो ध्यान दीजिएगा, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण चाहे वो श्रमिक मजदूर हो चाहे बच्चों का होना चाहिए, और इसमें बच्चों का टीकाकरण से भी संबंधित है। जैसे बच्चों का टीकाकरण इंद्रधनुष एक मिशन है, इंद्रधनुष मिशन जो है, ठीक है ना, वो बच्चों के लिए है। कि किससे संबंधित है, अनुच्छेद 39 अंग से। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, बड़ा फेमस है और कई बार आया है, ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है ना, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 हम लोग बोलते हैं कुछ दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में तो कैसे बोलते हैं, सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार और शिक्षा पा सके। सभी यानी भारत के सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार और शिक्षा पा सके एवं बुढ़ापा, बीमारी व असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता पा सके। जैसे अगर वो बीमार है तो अगर वो छुट्टी भी लेता है तो जब तक वो छुट्टी लेता है तब तक भी उसका तनख्वाह उसको मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 41 क्या कहता है, कुछ दशाओं में, यानी कुछ दशाओं में अगर कोई बीमार पड़ जाता है या बूढ़ा हो जाता है या असमर्थ हो जाता है, लेकिन उसके हित के बारे में सोचा, सार्वजनिक सहायता उसको होनी चाहिए। तो सभी नागरिकों को अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार और शिक्षा पा सके एवं बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता पा सके। अनुच्छेद 41 के बाद 42 के बारे में तुम लोग एक समय पढ़ते हो, प्रसूति सहायता। अब बताते हैं 42 क्या है। राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े, अपनी अनुकूल अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े। राज्य एक ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसमें जो भी कर्मचारी हैं उनको एक अनुकूल व्यवस्था मिले, ठीक है ना। तो राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्ति को अपनी अनुकूल अवस्था में कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता के लिए उपलब्ध करेगा, ठीक है। इसके तहत कुछ जैसे हो जाते हैं, जैसे मनरेगा की मजदूरी मान लो, वो क्या होते हैं, वो ऐसे व्यक्ति अनुकूल अवस्थाओं में कार्य करना पड़े, यानी वो अपने घर के नजदीक ही कार्य कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आ जाती हैं इसमें। अनुच्छेद 43 के बाद अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 देखो क्या करा है, सब निर्वाचन एवं कुटीर उद्योग जो हम लोग बोलते हैं, सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिल सके, यानी सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह करने के लिए यथोचित एकदम न्याय संगत एक वेतन मिल सके जिससे उसका परिवार भरण पोषण हो सके। जैसे मनरेगा में एक फिक्स हो गया था, पहले 100 रुपये स्टार्टिंग में कितना 100 रुपया दिया जाता था, ठीक है ना। तो सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिल सके तथा गाँव में व्यक्तिगत अथवा सरकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया, ठीक है। तो यह आपका अनुच्छेद 43 था। तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 41 पढ़ते हैं, अनुच्छेद 41 पढ़ते हैं कुछ दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता पढ़ते हैं, अनुच्छेद 43 निर्वाचन एवं कुटीर उद्योग, ठीक है। अनुच्छेद 43 कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी किसी एग्जाम में भी था, शायद IAS में भी था और ये UPSC में भी पूछा गया है। क्वेश्चन क्या था, UPPSC में पूछा गया है कि सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में कर्मचारियों को भागीदारी बनाने के लिए कदम उठाए गए। यानी औद्योगिक संस्थानों में कर्मचारियों को भी प्रबंध का भागीदार होना चाहिए। यानी अगर औद्योगिक जो क्या कहता है, तुम लोग देखते हो कभी कभी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उसमें जो यूनियन जो होते हैं कर्मचारियों का जो एक नेता होता है वो भी उसका एक सदस्य होता है, उस प्रबंध का, उस कंपनी का एक सदस्य होता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ें हैं, औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में कर्मचारियों को भागीदारी बनाने के लिए कदम उठाएगा, ठीक है। इसको जोड़ा गया था 42वां संशोधन 1976 में। अनुच्छेद 44 एक समान सिविल संहिता या कह सकते हैं एक समान नागरिक संहिता। ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भारत में जो भी है, चाहे वो जो भी जाति संप्रदाय के, सबका जो नागरिकता का संविधान है, नागरिकता जो संहिता वो सबका समान हो। जैसे तुम लोग होता होगा हिंदू में, तुम लोग देख रहे हो मुस्लिम में सरिया चलता है, ठीक है ना। तो उनमें क्या, जैसे 3 तलाक का ही मामला है, हिंदू में कैसे है, हिंदू में संविधान के हिसाब से, मुस्लिमों में कैसे, मुस्लिम इसको नहीं मानते हैं तो सरिया के हिसाब से मानते हैं। तो इसके लिए यही कहा है एक समान सिविल संहिता, सभी जाति धर्म के लिए एक समान सिविल संहिता होना चाहिए, ठीक है ना। अनुच्छेद 45 जो अब नहीं है, अनुच्छेद 45 निकल गया, क्योंकि ऊपर क्या बोला गया था, ध्यान दीजिएगा,
इसे न्यायालय द्वारा तो लागू नहीं किया जा सकता, परंतु विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा, अनुच्छेद 37 बताया था। तो इसमें अनुच्छेद 45 को विधि निर्माण जब किया गया, फिर से बढ़ाया गया, तो संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको इसमें से निकाल कर 21 का मौलिक अधिकार के 21 का में जोड़ दिया गया था, ठीक है ना। और क्या था, 6 से 14 वर्ष के आयु बच्चों का अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन बताएंगे, 6 से 14 वर्ष के आयु बच्चों का अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, इसी के तहत आंगनबाड़ी शिक्षा केंद्र प्रारंभ हुआ था, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र प्रारंभ हुआ था जिसमें छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता था। यह 1989 से प्रारंभ हुआ, ठीक है। 46 और 46 बोलता है SC ST एवं अन्य दुर्बल वर्गों के हितों में अभिवृद्धि। देखो अभी तक तुम लोग आरक्षण जानते थे ना, अब SC ST या अन्य दुर्बल वर्ग महिला को इसमें जोड़ दिया जाता है। पहले दुर्बल वर्ग पता नहीं क्या जोड़ता, नहीं महिला तो बहुत मजबूत होती है, ठीक है ना, पहले जोड़ा जाता था, अब नहीं, अब तो महिलाएं सब टॉप कर रही हैं, लड़कियां सब आगे जा रही हैं, ठीक है। तो SC ST एवं अन्य दुर्बल वर्गों के, हमारे अभी लड़कियां सब टॉप पे हैं, ठीक है। SC ST एवं अन्य दुर्बल वर्गों के हितों में अभिवृद्धि, यानी अर्थ एवं शिक्षा संबंधी हितों में वृद्धि। इसका मतलब ये होता है जैसे SC ST वर्ग है या महिला वर्ग है, तो इनको अर्थ संबंधी, अर्थ मतलब होता है इनकम, पैसा, उसमें जैसे मान लो शिक्षा संबंधी मतलब एडमिशन में या किसी फार्म भरने में जो थोड़ी सी छूट मिलती है, उसी के बारे में। अनुच्छेद 46, तो SC ST अन्य दुर्बल वर्गों के हितों में अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47, लोक स्वास्थ्य एवं पोषाहार के बारे में बात करते हैं। इस पर एक बड़ा टॉपिक अच्छा है, सुनना ध्यान से, ठीक है। वो ये है कि पोषक तत्व एवं पोषाहार की व्यवस्था, पोषक तत्व एवं पोषाहार तुम लोग जानते ही, ठीक है ना। पोषक तत्व एवं पोषाहार की व्यवस्था, इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। पोषक तत्व एवं पोषाहार की व्यवस्था, इसके अलावा लोक स्वास्थ्य एवं पोषाहार बोलते हैं ना, तो लोक स्वास्थ्य क्या है, पोषक तत्व एवं पोषाहार की व्यवस्था, इसके अतिरिक्त तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध, हानिकारक तत्व जैसे शराब, ठीक है ना, तो इस पर प्रतिबंध। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मादक तत्व शराब जो है वो किस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंधित माना जाता है, अनुच्छेद 47। लेकिन इसको कानून द्वारा लागू नहीं किया गया, अगर कानून द्वारा लागू किया गया होता तो आज शराब बिकता कहीं नहीं, ठीक है। अनुच्छेद 48, कृषि एवं पशुपालन संगठन, तो कृषि एवं पशुपालन संगठन जो है 48, ये आधुनिकरण से करा है। कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास, यानी आधुनिकरण करने का प्रयास, तथा विशेष रूप से दुधारू और वाहन पशुओं, दुधारू मतलब जो दूध देने वाली पशु होती है, और वाहन पशु जिसका हम उपयोग वाहन के तौर पर करते हैं, वाहन पशुओं के वध रोकने के लिए कदम उठाएगा, अनुच्छेद 48। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, गौ हत्या कर सकते हो या पशु हत्या किस अनुच्छेद संबंधित है, अनुच्छेद 48, और शराब सेवन को प्रतिबंध के संबंधित अनुच्छेद 47, ठीक है। तो कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास और विशेष रूप से दुधारू और वाहन पशुओं के वध को रोकने के लिए कदम उठाएगा। 48 में इसको भी जोड़ा गया एक चीज, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन और वन जीव की सुरक्षा का प्रयास करेगा, यानी कह सकते हो पर्यावरण एवं वन्य जीव और पर्यावरण के संरक्षण और वन जीवों की सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद 48 कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया। अनुच्छेद 49, राज्य प्रत्येक स्मारक, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थानों को जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व घोषित किया हो उसकी रक्षा करने का प्रयत्न करेगा। यानी देश में जो भी हमारे स्मारक हैं या कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि वाले स्थान हैं, या देश हमारा संसद जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक को चिन्हित किया है, उन सभी की सुरक्षा करने का दायित्व अनुच्छेद 49 में करता है, ठीक है। अनुच्छेद 50, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, ये बड़ा अच्छा है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, ये अनुच्छेद 50 में है। कार्यपालिका और न्यायपालिका एक चीज से समझ सकते हो कि जब कोई पुलिस क्या करता है, जब किसी को पकड़ता है तो पकड़ के जज साहब के सामने प्रस्तुत करता है, जज साहब न्याय देते हैं, उसके हिसाब से कार्यपालिका उस कार्य को करता है, तो वही चीज होती है। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किसमें, अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, इसमें भी एक लाइन तुम लोग को बता सकते हैं, ये इसमें कह सकते हो अंतर्राष्ट्रीय शांति, यानी अगर मान लो बाई द वे भविष्य में किसी देश से हमारा युद्ध हो जाता है या कोई बात विवाद होता है, तो उसको हम शांति तौर पर, सुरक्षा से अभिवृद्धि, शांति तौर पर उसको सुलटा सके, ठीक है ना, समझा सके, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 51। कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं, मतलब इसके अलावा भी 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जो रीति सिद्धांत के अनुसार ही काम करते हैं, यानी ये कानून द्वारा लागू नहीं होता है। लेकिन अभी हाल ही में जो तुम लोग को मैंने क्या कहता है नई शिक्षा नीति पढ़ाया था, उसमें दोनों
शामिल किया गया है। जैसे अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना और 351 हिंदी को प्रोत्साहन देना। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 36 से 51 था, तो 51 तक हो गया। ठीक है ना। अब एक बड़ी अच्छी चीज मुझे लगी, तो मैंने कहा नोट कर दो, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस नीति नियत सिद्धांत से है जिसको आप लोग को जानना चाहिए। राज्य के नीति नियत तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राज्य की नीति नियत सिद्धांत को अनोखी विशेषता कहा था। ठीक है, और एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किस भाग में? ये क्वेश्चन आया था तो मैं इसको नोट किया। एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, तो कल्याणकारी राज्य क्या बोले? अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लाभ मिल सके। तो ये एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किस भाग में? भाग 4 में। वही भाग 4 यानी नीति सिद्धांत। और एक और है, एक और क्वेश्चन, राज्य का नीति निर्देशक तो एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है, तो उसको कौन से किसने कहा था? केटी शाह ने। ये आगे का चेक है जिसे भुनाया जा सकता है, केटी शाह ने कहा था। ठीक है ना। भाग 4 का मूल कर्तव्य जो 51 क है, ठीक है ना, तो ये अनुच्छेद 51 क में आता है मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य कह सकते हो, जो रूस से लिया गया है, भाग 4 क में आता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है ना, 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य में इसको जोड़ा गया था। और संविधान के आरंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। जब संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया अनुच्छेद 51 का 42वां संविधान संशोधन 1976 में, तो इन संख्या की कितनी थी? तो जोड़ा गया इनको 10 थी, लेकिन संविधान के आरंभ में नहीं, कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया। इस प्रकार मूल कर्तव्य की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई? 11 हो गई। और 11वां क्या है? तो माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्षीय बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान किया। ठीक है ना। तो देखो तुम लोग को याद होगा अनुच्छेद 21 का जो इसके 45 था वो 21 का में चला गया। उसमें क्या होता है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। और 11वां मौलिक कर्तव्य का जो 11वां है वो कहता है माता पिता को यह आदेश दिया जाता है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें या प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाएं। ठीक है, ये हो गया आपका 51 तक हो गया। अब हम बात करेंगे आगे भाग 5। भाग 4 हो गया, भाग 4 क हो गया। अब बात करेंगे भाग 5 जो संघ आता है। ठीक है, अनुच्छेद 52 से 151 तक आता है। अनुच्छेद 52 से 151 तक आता है। इसमें भी 5 अध्याय हैं। जो पहला अध्याय है वो है कार्यपालिका, जो अनुच्छेद 52 से 78 तक है। ठीक है, तो आज हम आप लोग को 52 से 78 तक कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति जो लोग पढ़े हो तो ये राष्ट्रपति से संबंधित है, थोड़ा सा बता देते हैं, इसको अच्छे से तैयार करें। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, वो चलिए। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। और राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में क्या बोल रहा है? संसद के, देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुदुचेरी के सदस्य, संसद के दोनों सदस्य, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ में दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्य, ये शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। और दिल्ली और पुदुचेरी के जो सदस्य हैं ये 17वें संविधान संशोधन में इनको जोड़ा गया था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसमें लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मौजूद होते हैं। साथ में दिल्ली और पुदुचेरी जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके भी सदस्य इसमें निर्वाचन भाग लेते हैं 17वें संविधान संशोधन में। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कैसे होती है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है वो एकल संक्रमणीय पद्धति या समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होती है। कभी मैं आगे जब राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तो मैं इसके बारे में डीपली आप लोग बताऊंगा। ठीक है ना। तो एकल संक्रमणीय पद्धति या समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति होती है। और इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन एक और जानिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करता है?
सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय करता है। ठीक है, उसके बाद से अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन एक और चीज है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष पूर्व होने के बाद वो अधिकतम 6 महीने तक अपने पद पर बना रह सकता है, जब तक अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन ना हो जाए। ठीक है, तो उसका कार्यकाल 5 ही वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष के बाद भी अधिकतम 6 महीने और भी रह सकता है। क्यों? अगर 5 वर्ष पूरा होता है, नया राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है तो हो जाता है, और नहीं होता है तो तब तक वो बैठा रहेगा गद्दी पर जब तक अगले राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए, अधिकतम कितना? 6 महीने। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पुनर्निर्वाचन यानी राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन जब होगा तो उसके लिए पात्रता। तो वही राष्ट्रपति, एक और चीज तुम लोग जान जाओ, हमारे देश में राष्ट्रपति, एक ही राष्ट्रपति कई बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, हमारे कोई लिमिट नहीं है। राष्ट्रपति जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहे, तो लिमिट नहीं है, कोई आदमी चाहे तो 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक वो चाहे तब तक वो राष्ट्रपति रह सकता है, निर्वाचित होता रहेगा तो रहता रहेगा। तो उसी बारे में बोला है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अगर दोबारा राष्ट्रपति वही फिर बन रहा है, पुनर्निर्वाचन के जो पात्रता होंगे उसके बारे में बता रहा है, वही चीज जो चीज है। और एक और अच्छी चीजें बता दें तुम लोग को, राष्ट्रपति, और जैसे अमेरिका है, अमेरिका में नियम है कि एक राष्ट्रपति केवल 2 ही बार रह सकता है, लेकिन हमारे यहाँ अनलिमिटेड। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के निर्वाचन होने की अर्हता, मतलब योग्यता, राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता। भारत का नागरिक हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पढ़ लीजिए तो 3-4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया जाना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, तो ये उनकी योग्यता होती है। ठीक है ना, लाभ का पद धारण ना हो। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, अनुच्छेद 59 है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। तो उनके पद के लिए जो शर्तें हैं उसमें सबसे बड़ा शर्त तो यही है कि वो लाभ के पद पर ना हो। ठीक है ना, लाभ के पद पर ना, लाभ के पद पर ना हो। अगर लाभ के पद पर हैं तो राष्ट्रपति बनने से पहले उसको त्याग दें। ठीक है, हाँ, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कभी लाभ का पद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक ही राष्ट्रपति जब दोबारा निर्वाचित होगा तो राष्ट्रपति था, फिर से अगर निर्वाचित होता है तो उसको लाभ का पद नहीं माना जाता है। और उपराष्ट्रपति को भी लाभ का पद इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उनकी जगह पर भी वो काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में या प्रतिज्ञापन। तो शपथ क्या है? राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलवाता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिलवाते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं है तो कौन दिलवाएगा? वरिष्ठ न्यायाधीश, जो अन्य न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? 30 अन्य न्यायाधीश प्लस 1 एक्स्ट्रा, टोटल कितने? 31 न्यायाधीश होते हैं। लेकिन वर्तमान में तो 35 हो गए हैं, 34 अन्य न्यायाधीश और एक 34 की 35 हो गए। ठीक है, देखते हैं राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञा। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिया? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अगर वो है, अगर वो नहीं है तो उनके अलावा अन्य न्यायाधीश जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमारे यहाँ देखो महाभियोग की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति पर होता है, लेकिन कई जगह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर भी होता है। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसको अगर अपने बारे में समझना चाहिए, महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति में महाभियोग भी अमेरिका से लिया गया है। और महाभियोग की प्रक्रिया देखो कैसे प्रारंभ होता है। महाभियोग की प्रक्रिया ऐसे प्रारंभ होता है कि राष्ट्रपति को पहले 14 दिन पहले सूचना दे दिया जाता है कि यहाँ पर महाभियोग का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। और संसद के दोनों सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, किसी भी सदन के 1/4 सदस्य अनुमोदन करते हैं, प्रस्ताव देते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो महाभियोग दोनों सदनों में से 1/4 सदस्य क्या करता है? प्रस्ताव कहते हैं। उसके बाद से जिस सदन में भेजा गया उसी सदन से 2/3 बहुमत से उसको पारित किया जाता है। फिर वो दूसरे सदन में जाता है, उसमें भी 2/3 बहुमत से पारित होता है। और ये सारी प्रक्रिया अगर 14 दिन के अंदर समाप्त हो जाती है तो राष्ट्रपति को महाभियोग माना जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 62 पद में रिक्त भरने का निर्वाचन। राष्ट्रपति का पद जब रिक्त हो जाता है, रिक्त कब होता है? या तो उसमें महाभियोग लग गया तो समय से पहले रिक्त हो जाता है, या उन्होंने खुद त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे दिया। हाँ, राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देता है? उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति उनके अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय, हाँ, अगर ये पद इनका रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति उनकी जगह पर बैठ सकते हैं। और अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उस पद पर बैठते हैं। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 62 तक यानी 52 से 62 तक किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से। जिसके बारे में मैंने एक बड़ा अच्छा बताया है कि अनुच्छेद 52 क्या है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 उनकी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति नियुक्त होती है, तो शक्ति
राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की रीति, राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की शर्तें, राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति का महाभियोग और राष्ट्रपति का पदरिक्त। तो ये चीज ऐसे आप तैयार कर सकते हैं। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 उसकी शक्ति, अनुच्छेद 54 उसका निर्वाचन, अनुच्छेद 55 उसके निर्वाचन की रीति, 56 उसकी पदावधि, 57 उसका पुनर्निर्वाचन, 58 उसकी योग्यता, 59 उसकी जो शर्तें हैं पद के लिए, 59 उसका शपथ, 60 उसका शपथ और 61 उसका महाभियोग और 62 उनके पद की रिक्तियां। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का जो भी सिस्टम है वो उपराष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63। ठीक, अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होती है। राज्यसभा का पदेन सभापति यानी राज्यसभा के सभापति ही भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 64 के बाद 63, 64, 65 राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना तथा उनके कर्तव्यों का निर्वहन करना। अभी मैंने बताया है, यानी एकदम सेम इसी तरह है अनुच्छेद 62 की तरह। अनुच्छेद 62 में भी पद रिक्त होता है राष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति उनके पद को संभाल सकते हैं। और 65 में उपराष्ट्रपति के बारे में बोला जा रहा है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति उनके पद पर उनके कार्यों को कर्तव्यों को करेंगे। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। देख लो, जो राष्ट्रपति का सिस्टम है सेम वही उपराष्ट्रपति का भी सिस्टम है, तो वही चीज आपको ध्यान देना है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि, उनका भी कार्यकाल 5 साल का होता है। 68 उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। और अगर उपराष्ट्रपति का पद नियुक्त होता है तब राष्ट्रपति थोड़े ना आएंगे, तो उनकी जगह निर्वाचित जो भी व्यक्ति होगा उनकी गद्दी पर बैठेगा। ठीक है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रत्यागमन, यानी उपराष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति का शपथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश लेते हैं और उपराष्ट्रपति का शपथ, देखो, उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र और उपराष्ट्रपति का शपथ दोनों राष्ट्रपति लेते हैं। अगर उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो भी राष्ट्रपति को ही देते हैं, और उपराष्ट्रपति जब शपथ भी लेता है तो भी राष्ट्रपति के सामने लेते हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का शपथ हो गया। उसके बाद से तुम्हारा अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। और जब पद रिक्त होता है और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को करेंगे तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन के बारे में। ठीक है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विषय है उसके बारे में। अनुच्छेद 72 बेहतरीन है, क्षमादान। ये कई बार एग्जाम, बहुत एग्जामों में आया है। क्षमादान शक्ति, अनुच्छेद 72 ये क्या होता है? तो क्षमादान की शक्ति, जैसे कहा जाता है ना, कोई व्यक्ति न्याय के लिए कहाँ जाता है, पहले अपने जिले में जाता है, जिला न्यायाधीश में, जिला जज में जाता है, फिर उसके बाद से वो राज्य का सबसे ऊंचा उच्च न्यायालय में जाता है, फिर उसके बाद से सर्वोच्च न्यायालय में जाता है, और उसके बावजूद भी अगर उसको नहीं मिल रहा है तो फाइनली वो क्षमादान की शक्ति किसके पास? राष्ट्रपति। वहाँ पर भी वो आवेदन कर सकता है। तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? उसके क्षमा को लघुकीकरण कर सकते हैं, उसको छोटा कर सकते हैं, उसको माफ भी कर सकते हैं, जैसा सिचुएशन होगा वैसा कर सकते हैं। ठीक है ना। उसी तरह जैसे कसाब था तुम्हारा, वो भी राष्ट्रपति से, प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे तो उसे क्षमादान मांगने गया कि साहब हमको कुछ करिए, हमको कुछ छूट करिए, तो राष्ट्रपति जी ने कहा ठीक, अगले दिन उसको फांसी की सजा दे दी। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है ना। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसमें है? अनुच्छेद 73 में। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन, यानी कह सकते हो मंत्रिपरिषद का गठन किसमें है? अनुच्छेद 74 में। और मंत्रिपरिषद के गठन से ही प्रधानमंत्री का गठन हो जाता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है ना प्रधानमंत्री होता है। तो अनुच्छेद 74 का संबंध किससे है? प्रधानमंत्री से। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध। अब मंत्रियों के बारे में यानी मंत्रिपरिषद के बारे में उपबंध, तो इसमें जितने भी कैबिनेट के मंत्री होंगे और साथ में उनके मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। इन सभी का क्या दिया? उपबंध, मतलब इन सभी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 76 भारत का एक महान्यायवादी हो। आगे महान्यायवादी पर भी एक टॉपिक पढ़ाएंगे तुम लोग को। ठीक है, तो भारत का एक महान्यायवादी हो। अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन, भारत सरकार के कार्य का संचालन। और अनुच्छेद 78 क्या है? राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, यानी प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्य हैं उसकी, प्रधानमंत्री अपने कार्यों की सारी जानकारी किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। तो बेटा आप लोग का कंप्लीट हो गया। फिर अब आगे अगले स्टेप में हम इसको आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, खुश रहिए, अच्छे से रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, घबराना नहीं है। ठीक है ना, एकदम चार्ज रहिए आप लोग। ठीक है ना, बस 10-15 दिन और। ठीक है, खुश रहो अच्छे से।